नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीति का कायल है। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज हिंदुस्तान का डंका बजता है। दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते कद का ही नतीजा है कि चीन जैसे देश भी हिंदुस्तान के आगे अब घुटने टेकने को मजबूर है। चीन ने हिंदुस्तान के साथ एलएसी को लेकर एक समझौता किया है। दोनों देश एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गया है और सुलझ सकता है और टकराव में कमी भी आ सकती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी दौरे में बड़े बड़े मंचों से जो कूटनीति का पंच मारा है, यह उसी का नतीजा है कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। आखिर चीन और भारत में क्या समझौता हुआ है, इसके क्या नफा नुकसान होगा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। गलवान घाटी में घटना के बाद से कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग रोक दी गई थी, लेकिन इस रेजोल्यूशन ने तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। 2020 के जून में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प हुई थी। हिंदुस्तान की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर से लेकर 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन के कितने सैनिक मारे गए थे, इसको लेकर चीन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी थी। और इस झड़प के बाद से हिंदुस्तान चीन में तनाव लगातार बढ़ता चला गया। गलवान हिंसा के बाद भी चीन और हिंदुस्तान के सैनिकों की कई बार झड़प हुई थी। और ऐसे में सवाल उठता है कि 2020 के बाद भारत चीन में कब कब झड़प हुई, या आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, समझाने की कोशिश करें। चीन ने दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए दोस्ती का तो हाथ बढ़ा दिया, लेकिन चीन का धोखा देने का इतिहास ऐसा है कि उस पर इतनी आसानी से भरोसा करना आसान नहीं। हिंदुस्तान ने भी हमेशा से चीन से धोखा ही खाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने काफी कोशिश की, लेकिन चीन की चालबाजी से चीन बाज नहीं। जब भी हिंदुस्तान चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, जो चीन की तरफ से हिंदुस्तान को धोखा मिलता है। और जब भी हिंदुस्तान चीन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, चीन पीछे से पीठ पर वार करता है। चीन की सियासी फितरत को समझना है कैसे किसी के लिए भी आसान नहीं। आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान की विदेश नीति का एक बार फिर से डंका बजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का दुनिया लोहा मानती है। छोटे से छोटे देश, बड़े से बड़ा देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का कायल है। और चीन आज हिंदुस्तान की तरफ से उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, छा जाते हैं और उनसे हर कोई मिलने और बात करने के लिए बेताब रहता है।
पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में विदेश में हिंदुस्तान का डंका बजाने के बाद तीसरे कार्यकाल में उसे नए आयाम पर पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान की कूटनीति की धूम ऐसे दौर में मची है जब पूरी दुनिया में युद्ध के साए में है, और ऐसे हालात में आज पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतरीन कूटनीति का ही नतीजा है कि अब दुनिया ड्रैगन में हिंदुस्तान के सामने झुकने को तैयार है। हिंदुस्तान चीन के रिश्तों को लंबे वक्त से तल्खी से देखी जा रही थी, लेकिन एक बड़े घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच सीमा पर कुछ समझौते हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान चीन के बीच विवादित पेट्रोलियम पॉइंट को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद सेना इस पॉइंट पर फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच हुई झड़प के बाद तनाव पैदा हुए थे। तब से अब तक कई पॉइंट पर समझौते हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यह एग्रीमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे डिसएंगेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा। डेप्सोंग और डेमचौक जैसे संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग पॉइंट पर एग्रीमेंट के बाद हालात सुधर सकेंगे। विक्रम मिस्री ने दावा किया कि बीते कुछ हफ्तों से हिंदुस्तान चीन के डिप्लोमेटिक और सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। इसे लंबे विवाद को निपटाने के लिए कई मोर्चों पर चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच समझौता हुआ। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विदेश सचिव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए विदेश सचिव इस समझौते को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने अपनी कूटनीति चाल के जरिए चीन पर बढ़त बना ली। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारतीय कूटनीति का शानदार नतीजा है कि हिंदुस्तान और चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच ये समझौता देप्सोंग और डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर हुआ है। इस सहमति के बाद देप्सोंग और डेमचौक में चल रहे गतिरोध खत्म हो जाएंगे और इस समझौते पर अब चीन ने भी मोहर लगा दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिनजियान ने इस समझौते की पुष्टि की है। लिनजियान ने क्या कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान और चीन सीमा को लेकर पिछले कुछ वक्त से दोनों देश राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगातार बातचीत करते रहे। अब दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर सहमति बन गई है, जिसकी चीन सराहना करता है। चीन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करेगा, ये चीन के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की चाल का नतीजा है चीन घुटनों के बल पर आ गया है। और हाल ही में अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया था कि पीएम मोदी ने साफ यह कह दिया था कि विस्तारवादी नीति नहीं चलने वाली है। अब इसी कूटनीति का नतीजा है कि लंबे वक्त के बाद चीन पीछे हटने को तैयार है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और चीन में क्या क्या समझौते हुए हैं। स्क्रीन पर लाइए। नए एग्रीमेंट पर सहमति के बाद दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग में नए सिस्टम पर सहमति बन गई है।
देपसांग और डेमचौक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने की अभी छूट नहीं है। इस समझौते से 2020 के गलवान जैसे टकराव को टाला जा सकेगा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच बीते 4 सालों से जो तनाव जारी था वो अब थोड़ा कम होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में काफी ज्यादा तलखी बढ़ी है और इस वजह से दोनों संबंधों में दुरुस्त होने से अभी वक्त लग सकता है, लेकिन यह एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत जैसी है। इस समझौते को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अच्छा कदम बता रहे हैं। आर्मी चीफ ने दावा किया है कि अभी हम दोबारा भरोसा कायम करने की कोशिश में हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। आर्मी चीफ ने आखिर इस समझौते को लेकर क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it's been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले महीने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में एक समिट के दौरान कहा था कि चीन के साथ विवाद का 75% हल निकल गया है। इससे पहले जुलाई के महीने में वियतनाम में ईस्ट एशिया समिट के दौरान चीन के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ट्वीट कर यह बताया था कि सीमा पर सैनिकों की वापसी जल्द होगी और उम्मीद यह जताई थी कि चीन हिंदुस्तान के साथ रिश्तों का सम्मान करेगी। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद जयशंकर ने यह भी बताया कि 2020 में भारत के सैनिक चीन से लगी सरहद पर जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वहां फिर से कर पाएंगे और चीन हिंदुस्तान के बीच सीमा विवाद सुलझने के लिए कई चरण की बातचीत हो चुकी है, जो दोनों देशों के बीच बदलते रिश्तों को बताता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पूर्व राजनयिक गौतम जी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए गौतम जी इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मामला जो है ये भारत और चीन के बीच का है, तो मेरे समझ में ये आता है कि काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से बातचीत चल रही थी इसके बारे में और उसका फलस्वरूप आज नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से रूस ने इसमें कोई ज़्यादा यानी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया होगा जिससे ये हो जाए। ये तो भारत और चीन के बीच में हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीति का नतीजा है कि चीन एक बार फिर से हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। सालों से दोनों देशों के बीच बातचीत बंद थी। हालांकि इस पले सैनिकों की तादाद 4 बताई गई थी उसमें और यह दशकों में दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच सबसे बड़ी हिंसक झड़प थी। और अब यह झड़प आखिर क्यों हुई थी वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। दोनों देशों के बीच जो झड़प हुई थी उसके पीछे भारत लगातार गलवान घाटी में सड़क बना रहा था जो अहम एयरबेस को जोड़ रही थी। इसके अलावा बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी जोर जोर से काम चल रहा था। इस पर चीन ने आपत्ति जाहिर की थी
चीन ने इस सड़क को खतरा माना क्योंकि चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा मानता है और इसी वजह से दोनों ही देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। सेनाएं आमने सामने आ गई। बाद में गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के रिश्ते सबसे बुरे दौर पर पहुंच गए थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गलवान हिंसा के बाद भी दोनों देशों के सैनिकों की कई बार झड़प हुई। 2020 के बाद भारत में कब कब झड़प हुई थी, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको स्क्रीन के जरिए समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। जनवरी 2021 में नाकुला के पास दोनों देशों के सैनिकों की आपस में झड़प हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्ष के सैनिक घायल हो गए थे। सितंबर 2021 में पैंगोंग लेक के पास गोली चलने की खबर आई थी, जो साल 1996 के नो फायर आर्मी एग्रीमेंट्स आर्म्स का उल्लंघन था। इसके बाद दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिक भिड़ गए थे, जिसमें मामूली सी चोटें भी आई थी। इसके बाद से किसी भी समझौते तक पहुंचने के लिए कई हफ्तों तक दोनों ही देशों की बातचीत चली। दोनों ही देशों के बीच अब तक मामले को सुलझाने के लिए टॉप कमांडर लेवल की तकरीबन 21 राउंड की बैठक हुई थी। इसमें एलएसी पर तनाव की घटना, सेना को पीछे लेने पर बातचीत हुई। कई राउंड तक चली बातचीत के बाद अब जाके दोनों देशों के किसी खास नतीजे पर पहुंचे हैं। अब इस समझौते को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको उनको भी सुनवाना चाहता हूं। भारत और चाइना के आपस में वार्तालाप के चलते हुए जो 2020 से पहले का स्टेटस था, उस स्टेटस पर भारत वापस और चाइना वापस उस स्टेटस पे आ गए हैं और बॉर्डर्स पर अब चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर अब उसी जगह पेट्रोलिंग होगी, वैसी पेट्रोलिंग होगी जैसे 2020 से पहले होती थी। ये स्वागत योग्य है। लगातार बातचीत करने से और निरंतर बातचीत जारी रखने का ये लाभ हुआ है और मोदी जी की डिप्लोमेसी अंततः कामयाब होती दिख रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए चीन की एक बार फिर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन चीन पर इतनी जल्दी यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि चीन का लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि वो पीठ में छुरा घोंपता है। हिंदुस्तान चीन के बीच का रिश्ता हमेशा से काफी पेचीदा रहा है। जब भी हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, चीन की तरफ से हिंदुस्तान को धोखा मिलता है। हिंदुस्तान चीन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, चीन पीछे से पीठ पर वार करता है। हिंदुस्तान के साथ चीन मिलकर जब भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है, चीन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देता है जिससे दोनों मुल्कों के बीच तलखी बढ़ जाती है, दोनों मुल्कों के बीच तनातनी बढ़ जाती है और सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। ये 1-2 साल की बात नहीं है, पिछले करीब 60-65 साल से यही चलता आ रहा है। सीमा विवाद को लेकर चीन का हमेशा से अड़ियल रवैया रहा है और चीन एक तरफ तो बातचीत करने की बात करता है, कारोबारी रिश्ते को सुधारने की, आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ जाते हैं। हिंदुस्तान के साथ चीन कब से पंगेबाजी कर रहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। हिंदुस्तान के चीन ने चालबाजी की शुरुआत साल 1954 में की थी। हिंदुस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और भारत चीन के पंचशील समझौता भी हुआ था। क्षेत्र में शांति कायम करने की कार्य योजना बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते करने की दिशा में एक बड़ी पहल की थी। एक तरफ
हिंदुस्तान चीन से रिश्ते सुधारने पर काम कर रहा था और दूसरी तरफ चीन भीतरघात में जुटा था। साल 1954 में ही चीन ने हिंदुस्तान के अक्साई चीन वाले इलाके से एक सड़क बना ली थी, जिसका साल 1959 में हिंदुस्तान को पता चला। और इन सब के बीच एक और बड़ी घटना हुई थी। साल 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। इससे बौखलाए चीन ने चालबाजी को तेज कर दिया। चीन ने साल 1958 में पहली बार विवादित नक्शा जारी किया। हिंदुस्तान के 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा पेश किया था। अक्साई चीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो अब अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों क्षेत्रों को चीन अपना हिस्सा बताने लगा था। चीन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संशोधन की मांग भी करने लगा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन ने पहले माहौल बिगाड़ा, फिर लड़ाई शुरू कर दी। साल 1962 में चीन की सेना ने लद्दाख पर तत्कालीन नॉर्थ फ्रंट, इस फ्रंट पर एजेंसी में मैकमोहन रेखा को पार करके हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान के लिए बड़ा झटका था। हिंदुस्तान युद्ध के लिए तैयार नहीं था और 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक युद्ध चला। चीन ने अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच की सीमा LAC बन गई और युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध खराब होते चले गए। साल 1962 के बाद करीब 20 साल तक डार्क फेज रहा। दोनों देशों के बीच अविश्वास की बड़ी खाई बन गई। हालांकि साल 1984 के दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी नरमी आई। इसका पहल भी हिंदुस्तान ने किया था, लेकिन यह नरमी ज्यादा दिन तक नहीं चली। इसके बाद केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ संबंध दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नरेंद्र मोदी ने कई बार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की थी, लेकिन 2020 में फिर से धोखा मिला। अब एक बार फिर से चीन ने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो देखना यह होगा कि चीन अपनी बातों पर कितना खरा उतरता है। हालांकि चीन की नीयत साफ रही है कि एक तरफ दोस्ती करता है लेकिन पीछे से वार करता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, वो सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही डिवाइड एंड रूल होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप डिवाइड एंड रूल की तरह राज करने की कोशिश करेंगे, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और यही वजह है कि जब भी आपने डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की, तो आपका क्या हश्र हुआ है, ये सारी दुनिया देखती है। इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि कूटनीति क्या होती है, राजनीति क्या होती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे लोगों को साथ लेकर चला जाता है। ये कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। और इसीलिए भारत लगातार दुनिया के दूसरे देशों से संबंध बना रहा है, आगे बढ़ रहा है, और यही नतीजा है कि हिंदुस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।